रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ हिंदी, और ये हिंदी जो है आपको काम देगा किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सब में आपको काम देगा। जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या पेट यूपी SSSC पेट जो भी आया है उसमें भी आपको काम देगा। इसके बाद आपका TGT, UPSI, या फिर आप पुलिस या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उसमें आप देखेंगे पहला पाठ आपका जो रहेगा या लेसन जिसे कहते हैं, वो आपका हिंदी का इतिहास ही रहता है कि मतलब हिंदी क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, ये कैसे कैसे लोगों तक पहुंचता गया, किसका किसका योगदान रहा विकास करने में, कि उस समय के बारे में, और उस जो कार्य हिंदी के साथ हुआ उससे रिलेटेड समय, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और प्राचीन काल में हिंदी के विकास के समय में पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई, उसके लेखक क्या हैं, इन सब के बारे में हम जो है पहले पाठ में चर्चा करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यही होता है कि हिंदी का इतिहास हम पढ़ते हैं कि हिंदी क्या है। तो पहला पाठ आप यही पढ़ते हैं किसी भी तैयारी, किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप करते हैं तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं जितने भी वाक्य बोलूँगा सभी एक पॉइंट होंगे। फालतू की जो चीज़ें अदर चैनल वाले मैं देखता हूँ लाइव करके बहुत देर तक 2-2, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे लाइव चलाते रहते हैं, फालतू की चीज़ उसमें बताते रहते हैं। ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट मिलने वाला है, जो कि हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, और इसी में से परीक्षा में 100% गारंटी है जरूर आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप एक एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं, या तो आप वीडियो मैं जितना बताता जाऊंगा आप ध्यान पूर्वक देखिए ताकि तुरंत ही माइंड में आपके सेट हो जाए। हालांकि पहला पाठ है, आप जानते हैं इतिहास आप जब पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपको थोड़ी देर बाद जो है मन बदलने लगता है, बोरिंग महसूस होने लगती है कि मतलब अच्छा नहीं लगता। जब कोई चीज़ इंटरेस्टेड नहीं रहता तो उससे लोग दूर भागने लगते हैं। तो ये इतिहास है। इसके आगे जितने भी पाठ आपको वीडियो मिलेंगे उसमें जो है व्याकरण रहेगा, तो उसमें आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने में, तो आप देर तक देखेंगे। लेकिन ये पहला वीडियो है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, छोड़कर कहीं मत जाइएगा। तो पहला वीडियो आप देखिए क्या है, हिंदी भाषा और उससे रिलेटेड मुख्य तथ्य हैं। आप कह सकते हैं भारतीय हिंदी व अन्य भारतीय भाषा भी जिसे कहा जाता है कहीं कहीं पर, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। तो आज पहला वीडियो जो है वो मैं शूट कर रहा हूँ, मंगलवार है, तो शुरुआत करने से पहले एक बार हनुमान जी की स्तुति छोटी सी कर लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हिंदी जो है वो विश्व के 3000 भाषाओं में से एक है, और आकृति या रूप के आधार पर हिंदी जो है एक वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार जो है वो भारत में बोलने के आधार पर भाषा परिवार जो है भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। भाषा परिवार क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके फैमिली है, उसमें बच्चा भी है, माँ भी है, पिता भी हैं, यानी कि एक परिवार के अंदर कई लोग रह रहे हैं। तो लेकिन सबके विचार, सबके कार्य, सबके मन में विचार जो है वो सब अलग अलग है, सबका कार्य भी है, सबका अस्तित्व जो है अलग अलग है आपके फैमिली में। लेकिन जो है तो एक फैमिली ही, सभी रिलेटेड है एक फैमिली से। तो उसी प्रकार भाषा परिवार जो होता है उसमें जैसे हिंदी का भाषा परिवार जो है वो भारूपी है, ठीक। तो उसमें जो है कई भाषाएं रहेंगी, लेकिन सब हिंदी से रिलेटेड ही रहेंगी। हिंदी का थोड़ा सा बदला रूप रहेगा, लेकिन सब हिंदी के अंतर्गत ही आती है, तो इसी भाषा परिवार कहते हैं, ठीक। तो भारत में बोलने के आधार पर जो है भाषा परिवार 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो भाषा परिवार कौन कौन से हैं? पहला है आपका भारोपीय भाषा परिवार,
दूसरा है आपका द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चौथा आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। क्या हो गया, याद करते रहिए। अब जितने भी पॉइंट मैं बोलूंगा सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है आगे जितनी भी वीडियो में डालूं सब आपको बारी बारी से मिलती रहे। जितनी भी वीडियो डालूंगा बहुत इंपॉर्टेंट डालूंगा, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ठीक। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप जरूर करेंगे। और जितने भी पॉइंट मैं बताऊंगा वीडियो छोड़कर कहीं मत जाएगा, जितने भी पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो में सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक। तो चलिए देखते हैं भाषा परिवार। भाषा परिवार जो है पहला हो गया आपका भारोपी भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अब भारत में बोलने का इन भाषा परिवार का जो है प्रतिशत कितना है उसको भी देख लेते हैं। पहला है भारोपी भाषा परिवार, जो कि भारत में 73% लोग इसको बोलते हैं। भारोपी भाषा परिवार को भारत में कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, 73% लोग बोलते हैं। इसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, 25% लोग जो है भारत में इसका प्रयोग करते हैं द्रविड़ भाषा परिवार का। इसके बाद ऑस्ट्रिक है 1.3%, चीनी तिब्बती जो है ये आपका 0.7%। अब आपका हिंदी जो है भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। हिंदी जो है वो भाषा परिवार किसका है, भारोपी भाषा परिवार का है। तो भारत में बोलने के आधार पर जो है सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भारोपी भाषा परिवार। कितने प्रतिशत बोला जाता है, 73% बोला जाता है, ठीक। इसके बाद आगे देखिए कौन सा पॉइंट है, हिंदी। हिंदी जो है वो भारतीय या भारतीय किससे बना है, भारत और यूरोपीय। भारोपीय को जो है भारत और यूरोपीय कहा जाता है कि भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। हिंदी जो है भारोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। अगर प्रश्न आ जाता है कि हिंदी जो है किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो भारतीय ईरानी शाखा के अंतर्गत आता है। और कौन सी उपशाखा के अंतर्गत आता है, तो भारतीय आर्य उपशाखा के अंतर्गत आता है हिंदी, ठीक। आगे देखते हैं, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में जो है विभक्त किया गया है। जो आर्य भाषा भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हिंदी आती है उसको 3 कालों में विभक्त किया गया है। आगे अब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि किस काल में कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ, पहले हिंदी क्या था, बाद में कैसे कैसे परिवर्तित होकर हिंदी का रूप धारण किया, तो इसको देखते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। पहला आपका है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा आपका है मध्य भारतीय आर्य भाषा, तीसरा है आपका आधुनिक आर्य भाषा। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है, तो क्या आप बताएंगे, 3 कालों में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो प्रयोग काल है, यानी कि इसका प्रयोग कब हो रहा था। तो ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व क्या होता है, ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जितने वर्ष पहले किसी चीज का प्रयोग हो रहा था उसको हम लिखते हैं, उतना वर्ष लिखेंगे और लिखेंगे ईसा पूर्व, ठीक। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग चल रहा था। इसमें कौन सी भाषाएं बोली जा रही थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। कौन सी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर आता है आपका मध्य भारतीय आर्य भाषा, ये जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला। कितना, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला, यानी कि ईसा मसीह के 500 वर्ष पहले से, जन्म के 500 वर्ष पहले से और उनके जन्म के 1000 वर्ष बाद तक जो है इसका प्रयोग चलता रहा, मध्य भारतीय आर्य भाषा का, ठीक। तो इसमें जो है कौन सी भाषाएं चल रही थी, हिंदी से परिवर्तित होकर कौन सी भाषाएं बदल गई हो, पाली में गए, हिंदी संस्कृत से बदला पाली में, पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश में। हालांकि अभी इसको हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए।
मध्य भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं थी? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, फिर आप अपभ्रंश से हिंदी में आ गए। ठीक, तीसरा है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये जो है ये अब जो वर्तमान समय में बोली जा रही है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये आपका 1000 ईस्वी से अब तक जो है प्रचलन में है। तो इसमें हिंदी और हिंदी तरह जो भाषाएं हैं, मैंने बताया कि भारोपी भाषा परिवार जो कि हिंदी के अंतर्गत सभी उसमें भाषाएं कई प्रकार की हैं। जैसे आप जानते हैं बांग्ला, बांग्ला आपका बोला जाता है अपने ही देश में भारत में ही, उड़िया बोला जाता है, असमिया, पंजाबी है, गुजराती है, गुजरात में बोला जाता है, मराठी है। तो इसी प्रकार जो है ये सब लेकिन हिंदी के अंतर्गत ही आती हैं। तो हिंदी व हिंदी तर भाषाएं कब बोली जाने लगी? 1000 ईस्वी के बाद जो है इनका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता गया। तो आगे अब चलिए देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, पहला क्या है? वैदिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पहली भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत, संस्कृत। ठीक, इसका अन्य नाम क्या है? छांदस। इसको क्या कहते हैं? छांदस। वैदिक संस्कृत को छांदस भी कहा जाता है। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जो है इसको, इसका नामकरण किसने किया? पाणिनि ने। किसने? कवि पाणिनि ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक संस्कृत में छांदस, और इसका अन्य नाम छांदस, और इसका नामकरण किसने किया? पाणिनि ने। उस समय पाणिनि ही बहुत जानकार कवि थे और संस्कृत के बारे में उन्होंने भी जितने भी पुस्तकें लिखी हैं वो सब जो है पाणिनि ने है। उस समय बहुत जानकार कवि थे उस समय के। तो कोई भी रिलेटेड अगर वैदिक संस्कृत के समय से कोई भी रिलेटेड प्रश्न आता है तो लगभग पाणिनि ही सही लगाया जाता है। तो छांदस, तो पाणिनि जो है इसके नामकरण करता है। ये जो है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो है कौन चला? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, यहाँ पर आप देखिए काल को अलग कर रहे थे। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर काल को अलग कर रहे थे। ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें वैदिक और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों इसी में लिखा गया। तो यहाँ पर लिखा गया 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये चीजें आप ध्यान में रखकर चलिएगा, कहीं आप मिक्स ना कर दें, तो इसीलिए मैंने बता दिया। तो पहला है आपका वैदिक संस्कृत जो कि छांदस है, और पाणिनि ने इसका नामकरण किया। ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक बोला गया। ठीक, इसके बाद संस्कृत जो है बदल कर आ गया आपका लौकिक संस्कृत में, यानी कि संस्कृत जो है धीरे धीरे परिवर्तित होता रहा, उसका बोलने का तरीका लोगों का परिवर्तित होता रहा। तो ये वैदिक संस्कृत बदल कर आ गया लौकिक संस्कृत में। इसको जो है संस्कृत, जो संस्कृत आजकल पढ़ाई जाती है वो लौकिक संस्कृत ही पढ़ते हैं। ठीक, तो लौकिक संस्कृत को क्या कहा जाता है? संस्कृत केवल कहते हैं। ठीक, इसका नामकरण भी किसने किया था? पाणिनि ने किया था। ठीक, और ये आपका बोला जाता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। कब तक? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब 500 ईसा पूर्व के बाद क्या आ गया? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, नीचे जब जो मैंने अभी बताया हुआ था। ठीक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें पहला है आपका प्रथम प्राकृत काल, जिसे पाली भाषा के नाम से जानते हैं। प्रथम प्राकृत काल, जिसे पाली भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अब पाली भाषा कब बोली जाती थी? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक जो है ये बोली जाती थी। और पाली भाषा आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो पाली भाषा जो है देश की प्रथम देश भाषा है, और भगवान बुद्ध के सारे उपदेश जो हैं इसी में लिखे गए थे। उपदेश जो है पाली भाषा में आप पढ़े होंगे कि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो आपने पढ़ा होगा किस भाषा में? पाली भाषा में दिया। तो वही पाली भाषा जो है कब की थी? प्रथम प्राकृत काल की थी, और उसको किस नाम से जानते थे? पाली भाषा के नाम से जानते थे। और इसका प्रयोग काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था, और जो है ये देश की प्रथम देश भाषा थी, और भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में, ठीक, पाली भाषा में है। ठीक, इसके बाद आता है दूसरा द्वितीय प्राकृतिक काल। ठीक, द्वितीय प्राकृत काल, इसमें जो कौन सी भाषा बोली जाती थी? प्राकृत भाषा बोली जाती थी। ये जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्रयोग में लाई गई,
आप सभी पॉइंट नोट करते जाइए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यथा वीडियो 2-3 बार देखिएगा ताकि सभी पॉइंट आपको याद हो जाएं। इससे जरूर प्रश्न मिलेगा किसी भी परीक्षा में, आप बैठ कर देखिएगा। अगर आप दिए होंगे तो आपको मालूम जरूर होगा। द्वितीय प्राकृत काल, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती थी? प्राकृत भाषा, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अब प्राकृत भाषा क्या आपने पढ़ा होगा? भगवान महावीर के सारे उपदेश किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। तो वही ये प्राकृत भाषा है जिसमें भगवान महावीर ने जो है अपना उपदेश दिया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं भगवान महावीर के सारे उपदेश किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। तो इसका प्रयोग काल कब तक है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अब आता है तृतीय प्राकृत काल, ठीक, तृतीय प्राकृत काल। इसके अंतर्गत अपभ्रंश भाषा आती है जो कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक प्रयोग में लाई गई। अपभ्रंश से जो है तृतीय प्राकृत काल के अंतर्गत 2 भाषाएं आती हैं। पहला अपभ्रंश आता है जो कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक प्रयोग में लाई गई। दूसरा आपका आता है अवहट्ट, ये जो है 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो है प्रयोग में आना चालू हो गया था, ठीक। तो 1000 मतलब यहाँ मतलब अपभ्रंश भाषा बोली ही जा रही थी कि उसके बीच में ही जो है उसका कुछ धीरे धीरे लोगों ने परिवर्तन करना चालू हुआ और अब अवहट्ट के रूप में उस परिवर्तन हुआ और वो 900 ईस्वी से ही 1100 ईस्वी तक जो है प्रयोग में आती गई। हालांकि 1100 ईस्वी के बाद भी इसका प्रयोग लगभग 1400 ईस्वी तक अवहट्ट भाषा की चलती रही, लेकिन बहुत कम हो गई। अवहट्ट जो है बदलकर तुरंत प्रारंभिक हिंदी में आ जाता है। तो अवहट्ट को संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवहट्ट को संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा भी इसे कहा जाता है। तो इसका प्रयोग काल 900 से 1100 ईस्वी तक। और अपभ्रंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद करिए। ये तृतीय प्राकृत काल के अंतर्गत आता है और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक बोला जाता है, ठीक। अब इसके बाद आता है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब यहाँ से हम हिंदी की शुरुआत करते हैं। ये तो आपका था कि हिंदी कहाँ से आई। इसके बाद अब आता है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्या है? हिंदी इसके अंतर्गत पहला है आपका प्राचीन हिंदी, दूसरा है आपका मध्यकालीन हिंदी, तीसरा है आपका आधुनिक हिंदी। तो प्राचीन हिंदी क्या है? प्राचीन हिंदी कब से कब बोले जाने लगी? 1000 यानी कि अवहट्ट के बाद से ही अवहट्ट जो है वो परिवर्तित हो गया हिंदी में। और ये जो है हालांकि माना जाता है कि अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन जो है वो अवहट्ट से परिवर्तित होकर बना है। लेकिन अब अवहट्ट थोड़े दिन ही चला था, इसलिए माना जाता है कि अपभ्रंश से ही इसकी शुरुआत हुई हिंदी की। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हिंदी है और जो है पहला है आपका प्राचीन हिंदी। इसका प्रयोग काल 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक होता रहा लगातार, ठीक, 1400 ईस्वी तक होता रहा लगातार। इसके बाद आपका आता है मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी जो आपका 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक बोला जा रहा था और इसके बाद उसका रूप परिवर्तित हुआ, जो अब आधुनिक हिंदी जो अब वर्तमान में बोली जा रही है उसका रूप ले लिया उसने। तो ये आ गया आपका आधुनिक हिंदी में, ठीक। तो आधुनिक हिंदी बोली जाती है आपका कब से? 1850 ईस्वी से अब तक जो प्रयोग में लाई जा रही है वो आपकी कौन सी हिंदी है? आधुनिक हिंदी है, ठीक। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन से हैं? प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी कब बोली जा रही थी? 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी बोली जा रही थी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक हिंदी जो 1850 ईस्वी से अब तक बोली जा रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, अभी आगे आपको पढ़ना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ा उसी के आगे शुरू करते हैं। हिंदी का विकास क्रम। संस्कृत जो है हिंदी की जननी मानी जाती है। संस्कृत जो है हिंदी की जननी मानी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार हुआ है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है कि हिंदी की जननी क्या है? तो संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। तो देखिए हिंदी का विकास क्रम कैसे जो है ये संस्कृत बदलते बदलते कैसे जो है हिंदी का रूप लिया। तो पहले आपका संस्कृत भाषा प्राचीन काल में बोली जाती थी। मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि संस्कृत जो है वो बोली जाती थी, ठीक, संस्कृत।
तो संस्कृत से आपका पाली भाषा आया, जो मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया पाली भाषा में। इसके बाद आपका पाली से आता है प्राकृत में। प्राकृत में मैंने बताया था कि जो है वो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। तो इसके बाद प्राकृत से अपभ्रंश विकसित हुआ, और अपभ्रंश से जो है आपका अवहट्ट, अवहट्ट से आपका प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी जो है। तो हिंदी की जननी कौन हो गई? संस्कृत, क्योंकि संस्कृत जो है बदलते बदलते हिंदी में पहुंच गई, तो ये संस्कृत जो है हिंदी की जननी मानी जाती है। तो इसका विकास क्रम क्या है? संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। आप ऐसे इसको याद कर लीजिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और पाली या प्राकृत। ठीक, इसको आप विकास क्रम को याद कर लीजिए, परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद अब हम, चूंकि अपभ्रंश से ही हिंदी की विकास मानी जाती है, हिंदी का विकास जो है अपभ्रंश से ही माना जाता है, तो अब हम अपभ्रंश के बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, तो पर इसका अपभ्रंश जो है, इसका प्रयोग काल जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा का जो प्रयोग काल है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो है अपभ्रंश जो है बोलचाल में प्रयोग ला दी गई, साहित्य में प्रयोग इसका आता गया 1000 से 1000 ईस्वी तक, यानी 500 से 1000 ईस्वी तक। इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी में, इसमें जो है अपभ्रंश का जो साहित्य काल है वो 8वीं सदी में स्वयंभू कवि से हुआ। किस कवि से? स्वयंभू कवि ने जो है पहली रचना अपभ्रंश भाषा में जो है किया था स्वयंभू कवि ने। अतः जो है इसका आरंभ साहित्य का स्वयंभू कवि ने अपभ्रंश भाषा से किया था, और 13वीं सदी तक इस अपभ्रंश भाषा का प्रयोग साहित्य में होता रहा। ठीक, किस सदी तक? 13वीं सदी तक। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? पतन। अपभ्रंश का वैसे तो शाब्दिक अर्थ जो है पतन होता है, परंतु अपभ्रंश साहित्य से क्या अर्थ होता है कि प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य, यानी कि प्राकृत भाषा से ही, मैंने बताया प्राकृत से ही अपभ्रंश जो है विकसित हुई है। तो प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य, जो किसका अर्थ है? ये अपभ्रंश साहित्य का अर्थ हो जाएगा प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। ये इसके जो साहित्य का आरंभ स्वयंभू कवि ने किया था। तो स्वयंभू कवि जो है, इनको स्वयंभू कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है, और संस्कृत का वाल्मीकि जो है महर्षि वाल्मीकि को माना ही जाता है। जो है उन्होंने जो है संस्कृत की शुरुआत अपनी रचनाओं से साहित्य में किया था। भगवान राम के चरित्र और उनके जीवन का वर्णन जो है करके। ठीक, तो स्वयंभू को, इसी प्रकार स्वयंभू को जो है वो अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। इन्होंने पौमचर्यु या राम काव्य लिखा था। ठीक, इसी भाषा में, अपभ्रंश भाषा में। और उसी काल के, इसी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, यानी अपभ्रंश भाषा काल की जो है अन्य कवि जो थे, धनपाल थे। धनपाल ने जो है भविष्यत कहा लिखा था। क्या? भविष्यत कहा किसने लिखा था? धनपाल। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भविष्यत कहा के जो है रचनाकार कौन है? धनपाल है। कौन? धनपाल। अपभ्रंश का ये पहला प्रबंध काव्य है। क्या? अपभ्रंश, अगर आ जाता है क्वेश्चन अपभ्रंश का पहला जो है प्रबंध काव्य कौन सा है? अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य, तो आप क्या लगाएंगे? भविष्यत कहा, जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, भविष्यत कहा। ठीक, इसके बाद आता है आपका पुष्पदंत। उसी समय के एक जो है रचनाकार थे, उन्होंने महापुराण नामक पुस्तक लिखा था, महापुराण नामक पुस्तक। तो आपका अगर आ जाता है महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? भविष्यत कहा। ये जो है आपका अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। ठीक, और स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि माने जाते हैं। अगर आ जाता है कि अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है, तो अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू कवि हैं, और उनकी रचना पौमचर्यु या राम काव्य है। इसके बाद इसी में आते हैं सरहपा। सरहपा ने जो है चर्या पद और दोहा कोशी लिखा था। चर्या पद और दोहा कोशी सरहपा की है। ठीक, तो ये आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ, किन किन रूपे हुआ है। तो अपभ्रंश के भेद हम पढ़ेंगे, और उन भेदों से कौन कौन सी भाषा विकसित हुई, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
तो अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास। तो अपभ्रंश के भेद में है कौन कौन से भेद? पहला है आपका सौरसेनी, दूसरा है आपका अर्धमागधी, तीसरा है आपका मागधी, चौथा है आपका खस, पांचवा है आपका ब्राचर, चौथा और छठा है आपका महाराष्ट्री। तो ये अपभ्रंश के भेद है। ठीक, तो सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचर, महाराष्ट्री। ठीक, तो आपका पहला जो सौरसेनी है उससे कौन कौन सी भाषा विकसित हुई आधुनिक जो इस समय में बोली जा रही है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। यानी कि सौरसेनी से विकसित भाषाएं आधुनिक समय में कौन है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती सौरसेनी से विकसित हुई। तो अगर आपका प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि निम्न में से कौन सी भाषा सौरसेनी से विकसित हुई है, तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा और अन्य जो तीन ऑप्शन होंगे वो किसी और के होंगे। तो सौरसेनी से कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई हैं वर्तमान समय में, आधुनिक समय में? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, तीन भाषाएं। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका अर्धमागधी। अर्धमागधी से आपका पूर्वी हिंदी विकसित हुआ है। आधुनिक समय में इसे पूर्वी हिंदी से के नाम से जानते हैं। अर्धमागधी का विकसित रूप जो है पूर्वी हिंदी के नाम से आते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आता है मागधी। मागधी से आपका जो बिहारी भाषा है, उड़िया भाषा है, बांग्ला है, असमिया है, ये सब जो है मागधी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मागधी से विकसित होकर बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया आते हैं। ठीक, इसके बाद आपका चौथे नंबर पर खस। खस जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो भाषाएं वर्तमान समय में आधुनिक में बोली जाती हैं, खस जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी कि आप याद कर लीजिए खस जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा। इसके बाद पांचवा नंबर है ब्राचर। ब्राचर से यानी कि पंजाबी और सिंधी, यानी कि पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो जो है ब्राचर के अंतर्गत जो है विकसित हुई। ठीक, इसके बाद आपका आता है छठा महाराष्ट्री, जो मराठी भाषा के रूप में विकसित हुआ और महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक, तो इसके बाद हम अपभ्रंश के प्रकार बढ़ चुके और अपभ्रंश के प्रकार से कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई इसको हमने पढ़ा। अब इसके बाद अपभ्रंश के बाद आता है आपका अवहट्ट। अवहट्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक बार फिर से देखते हैं। तो अवहट्ट, इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कहते हैं। क्या? अपभ्रंश का अपभ्रंश और या परवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। ठीक, अवहट्ट को। इसका प्रयोग काल 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक होता रहा और मैंने इसके पहले भी बताया था कि साहित्य में इसका प्रयोग जो है वो 14वीं सदी तक होता रहा, 1400 ईस्वी तक होता रहा। ठीक, साहित्य में इसका प्रयोग यानी पुस्तक लिखने आदि में। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकारों में कौन कौन है, किन्होंने अपनी भाषा को अवहट्ट बताया है, ये देख लेते हैं। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति ने जो है अवहट्ट को अपनी भाषा बताया है। अगर क्वेश्चन में आता है कि निम्न में से कौन से रचनाकार अवहट्ट भाषा के हैं या अवहट्ट भाषा के समय के हैं, कौन से कवि अपनी भाषा को अवहट्ट मानते हैं, और चारों ऑप्शनों में से इन्हीं में से किन्हीं एक का नाम रहेगा। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति, ये सब जो है अवहट्ट मानते हैं अपनी भाषा को। ठीक, और जो है विद्यापति ने प्राकृत भाषा की तुलना में अपनी भाषा को जो है बहुत अच्छा बताया है। वे कहते हैं कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जम्प्यों अवहट्टा। कौन कहते हैं? कि विद्यापति ने अपनी भाषा को प्राकृत भाषा से तुलना किया और कहा कि इससे अच्छा हमारी अवहट्ट भाषा है, इससे अच्छी हमारी अवहट्ट भाषा है। तो वे कहते हैं कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जम्प्यों अवहट्टा, अर्थात देश की भाषा सभी लोगों के लिए प्रिय है और प्रिय है अर्थात मीठी है। देश की भाषा सभी लोगों के लिए मीठी है और इसका नाम अवहट्ट है। ठीक, और अवहट्ट काल के अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार कौन कौन है? दामोदर पंडित, मैंने ऊपर बताया। दामोदर पंडित ने क्या लिखा है? उक्त व्यक्ति प्रकरण। ये काफी इंपॉर्टेंट, जितने भी चार रचना मैं बता रहा हूँ ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। ये सब किस भाषा में लिखे गए हैं? अवहट्ट भाषा में। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण, उक्त व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा है? दामोदर पंडित ने। और फिर ज्योतिरीश्वर ठाकुर क्या लिखे हैं? वर्ण रत्नाकर। तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इसी प्रकार कीर्तिलता के विद्यापति हैं, जिन्होंने
विद्यापति ने यही कहा था कि देसी बैना सब जन मिठा ते तैसन जंपे हट्टा। तो जो है वही विद्यापति हैं और इन्होंने कीर्तिलता की रचना की है। ठीक, इसी प्रकार एक रोड कवि है, रोड कवि, इन्होंने लिखा है राउर बेल, राउर बेल। अब आगे हम देखते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब मेन चीज हमारा आ जाता है हिंदी। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का क्या अर्थ है, हिंदी पहले किसने प्रयोग किया, ये सब आगे हम देखते हैं और इसी के बाद हम वीडियो खत्म करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में से कई क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, फिर अगला इसका पार्ट आगे हम और हिंदी के बारे में आगे बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मेन पॉइंट जो अब आपका आ गया है वो हिंदी है, हिंदी के बारे में अब हम बात करेंगे। हिंदी शब्द की उत्पत्ति अर्थात हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, किन लोगों के द्वारा हुई। ठीक, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है भारत के उत्तर पश्चिम में बहने वाली सिंधु नदी से संबंधित है। उत्तर पश्चिम में बहने वाली किस नदी से संबंधित है, सिंधु नदी से संबंधित है। जो प्राचीन काल में जो है जो विदेशी और आक्रांता भारत आते थे वे सिंधु द्वार द्वारा ही, सिंह द्वार द्वारा ही भारत में आते थे, सिंधु नदी के माध्यम से। ठीक, तो आने वाले विदेशियों ने जो है वो जिस देश का दर्शन किया, जिस देश को उन्होंने पाया, वो किसका देश था, सिंधु का देश था। ठीक, किसका देश था, वो जो है सिंधु का देश था। भारत में आने वाले विदेशियों को जिस देश के दर्शन हुए वो सिंधु का देश था। और उस समय भारत और ईरान के बीच जो है काफी गहरे संबंध हुआ करते थे, ईरान और भारत के बीच में जो। ठीक, तो ईरानी लोग जो है सिंधु को, ईरानी लोग जो है वो सिंधु को क्या कहते थे, हिंदू। सिंधु को क्या कहते थे, सिंधु को हिंदू कहते थे। ईरानी लोग सिंधु को हिंदू कहते थे। तो सा का जो है हा में परिवर्तन हुआ, सिंधु से हिंदू बना, तो सा से हा में परिवर्तन और धा से दा में परिवर्तन हुआ। और सब चीजें सेम है, सा से हा में बदल गया, सा हा में बदल गया और धा जो है दा में बदल गया। तो ये जो है पहलवी भाषा के अनुसार, पहलवी कौन सी, पहलवी भाषा के अनुसार ध्वनि परिवर्तन है। किस भाषा के, पहलवी भाषा के अनुसार। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु से हिंदू किस भाषा परिवर्तन के अनुसार हुआ, तो पहलवी भाषा परिवर्तन के आधार पर हुआ। ठीक, तो जो है सा से हा और धा से दा बना, तो क्या हो गया, हिंदू। अब हिंदू से हिंद बना। ठीक, हिंदू से हिंद बना। और हिंद शब्द में फारसी भाषा का संबंध कारक प्रत्यय की, ई जो है ये संबंध कारक प्रत्यय है। और हिंद में जब इसको ऐड कर दिया गया तो क्या बन गया, हिंदी आपका बन गया, क्या, हिंदी। तो सिंधु से हिंदू बना, अब हिंदू से हिंद बना, और हिंद में जो है वो फारसी भाषा का संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से हिंदी बन गया। अब इसका विकास हम कैसे देखेंगे, हिंदू, सिंधु से हिंदू, हिंदू से आपका हिंद बना और हिंद में आपका संबंध कारक प्रत्यय ई लगा और ये बन गया हिंदी। अर्थात हिंद देश के निवासी, हिंदी का मतलब क्या हो गया, हिंद देश के निवासी और उनकी भाषा हिंदी। ठीक, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का है, क्योंकि इसे ईरानी, सिंधु को जो है हिंदू कौन कहते थे, ईरानी। तो हिंदी शब्द जो है, ये शब्द जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी। ये शब्द फारसी भाषा का शब्द है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, फारसी भाषा की याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। अब लेकिन कुछ हिंदी प्रेमी थे, उन्हें बुरा लगा कि जो है कैसे हम इसको इस प्रकार से मान लें। हम मानते हैं कि हिंदी भाषा, हिंदी की उत्पत्ति जो है या हिंदी शब्द की उत्पत्ति वो भारत में हुआ है। उन्होंने मानने लगे, उसे नहीं मान रहे थे कि फारसी भाषा का शब्द है। तो उन्होंने इसे किस प्रकार बताया, उन्होंने कहा हिन, क्या कहा, हिन प्लस दू, हिंदू, हिन प्लस दू। और हिन का मतलब उन्होंने बताया हनन करने वाला, क्या बताया, हिन का मतलब हनन करने वाला और दू मतलब दुष्टों का। अर्थात दुष्टों का हनन करने वाले लोग
और उनकी भाषा हिंदी। अर्थात दुष्टों का जो हनन करते थे, उन्हें मारते थे, उनकी भाषा क्या थी? हिंदी थी। इस प्रकार उन्होंने दर्शाया, लेकिन इसे माना नहीं जाता क्योंकि इसके कहीं साक्ष्य नहीं मिलते, और इसी को जो है मैंने पहले बताया उसी को माना जाता है, ईरान द्वारा जो नाम दिखाया गया। ठीक, इसके बाद हिंदी के दो रूप अर्थ हैं। क्या? हिंदी के दो अर्थ हैं। एक तो है हिंद देश के निवासी। हिंदी के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी, यानी हिंदी जो है हिंद देश की भाषा मानी जाती है, और दूसरा है हिंद की भाषा, यानी हिंद देश के निवासी और उनकी जो निवास करते हैं हिंद देश में, उनकी भाषा क्या है? हिंदी। और किसने कहा है कि हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इकबाल ने कहा। किसने? इकबाल ने कहा। काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो इकबाल ने कहा है। हिंदी भाषा ये जो है कई भाषाओं का समूह है। इसमें 22 भाषाएं आती हैं। कितनी? 22 भाषाएं। संविधान में जो है 22 भाषाएं हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। इसको हम आगे एक वीडियो में अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान में जो है हिंदी को व्याख्यात्मक रूप में वहाँ पर दिखाया गया है कि हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, हिंदी को कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, तो इतना आप जान लीजिए कि हिंदी भाषा में 22 भाषाओं का, हिंदी भाषा जो है 22 भाषाओं का समूह है। तो ये जितनी भी जानकारी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आया है तो अगर कोई भी दिक्कत हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, इसमें हम हिंदी के काल पढ़ेंगे, हिंदी किस प्रकार और विकसित हुई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। काफ़ी मेहनत के साथ बनाया हूँ, तो आप जो है ज़रूर शेयर करिए आप लोगों तक। और अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली भी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार।